हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आइए बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए मेंसुरेशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाओं के लिए कराने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूला आपके लिए इससे पहले वाली वीडियो में मैं दे चुका हूँ। आज की वीडियो में बहुत ही खास फॉर्मूला रहने वाले हैं। मैं इनके लिए पहले क्यों करा रहा हूँ, मैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी करा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि मैंने इसलिए नहीं किया कि जब तक आप बच्चे कोई भी सही, अगर उसके हाथ में औजार नहीं है, शिकार नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आपके लिए ये फॉर्मूलाओं के बारे में नहीं पता है, फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप क्वेश्चनों के लिए नहीं बना सकते। अगर मान लीजिए मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, उन क्वेश्चनों के लिए कितना भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ, कितने भी सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो बच्चों हमेशा याद रखिए, जब तक इन फॉर्मूलाओं के बारे में आपको पता नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, एक भी क्वेश्चन के लिए समझ नहीं सकते। तो मैंने क्या किया आपके लिए, कल जो वीडियो दी है मैंने, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें भी मैंने आपके लिए LV से संबंधित, मतलब LV से बनने वाले जितने फॉर्मूला थे वो सब मैंने आपके लिए कल करा दिए थे। पाई आर से बनने वाले जितने फॉर्मूला थे मैंने आपके लिए कल तैयार करा दिए। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए त्रिभुज से संबंधित, चतुर्भुज से संबंधित कुछ फॉर्मूला देने वाला हूँ। तो आइए बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे डायरेक्ट टॉपिक की। तो देखिए, मैंने बात की है सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज की बात की है। अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज होता क्या है, हमेशा याद रखेंगे। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब बात करेंगे त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। वैसे हम क्या करते हैं, त्रिभुज के लिए जब निकालना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल विस्तार से एक एक करके विस्तार से सभी फॉर्मूलाओं का ज्ञान कराने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहला हमारी बात करेंगे तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला विषमबाहु त्रिभुज है। क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है। अब विषमबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज होता क्या है? मैं जानता हूं अधिकांश बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, बहुत भाई हमारे ऐसे जो नहीं भी जानते होंगे। तो कुछ नहीं जा रहा है, एक बार इसके लिए सही से पढ़ लेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उन क्वेश्चनों के लिए करने के लिए बहुत ही सहायक होंगे ये। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों? यानी कि विषमबाहु की अगर हम बात करें तो तीन अलग अलग माप की भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति है वो क्या कहलाएगी? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगी। मतलब ये है, एक भुजा A है, दूसरी B है और तीसरी C है, मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग। अगर हम बात करें यहाँ पर परिमाप की, अगर विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि त्रिभुज हो या मतलब चतुर्भुज हो या वर्ग हो या आयत हो, कुछ भी हो, अगर परिमाप की जब बात की जाएगी तो हमेशा याद रखेंगे परिमाप का मतलब होता है टोटल माप। यानी कि टोटल माप को योग, यानी टोटल माप को जोड़ देंगे, परिमाप ज्ञात हो जाएगा। जैसे मैं विषमबाहु त्रिभुज की बात करूं तो इसका परिमाप हो जाएगा A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C, ये क्या हो गया? परिमाप हो गया। अगर मान लीजिए इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग जो भी दी गई होती, अगर उनका परिमाप पूछा जाता सबको जोड़ देते और जोड़ने पर जो भी प्राप्त होता वही परिमाप कहलाता है। अच्छा, अब परिमाप को इंडिकेट किससे करते हैं? तो देखिए, आप 2s से इंडिकेट कर देते हैं। 2s लिखा जाता है परिमाप के लिए। अब मैं बात करूं अर्धपरिमाप, तो अर्धपरिमाप का मतलब होता है जो परिमाप दिया गया है उस परिमाप को आधा कर दो। जो भी परिमाप आपको दिया गया है उसका क्या कर दोगे? आधा कर दोगे। मतलब यह है, रटना नहीं है, केवल और केवल समझना है। तो मैंने क्या कहा, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। सभी को हम जोड़ दिया, जोड़ने पर जो प्राप्त हुआ परिमाप प्राप्त हुआ। अगर मैं बात कर दूं अर्धपरिमाप की, तो जो परिमाप का योग यानी सभी भुजाओं का जो योग है उसके लिए आप 2 से डिवाइड कर देंगे अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो, जिससे आप परिमाप को आधा कर दो, अर्धपरिमाप कहलाता है। अब मैं बात करूंगा क्षेत्रफल की, तो इसमें क्षेत्रफल क्या होता है?
तो देखिए याद रखना, क्षेत्रफल जब निकालना है तो जो एस का मान आपने निकाला है बस यहाँ पर करना क्या है, एस लिखना है। उसके बाद में अर्धपरिमाप का मान लिखना है, एस का मान जो भी निकल के आए वो लिखना है। फिर उसके बाद में एस माइनस ए, यानी कि एस में से एक भुजा घटा के लिख देंगे, फिर एस में से दूसरी भुजा घटा के लिख देंगे, फिर एस में से तीसरी भुजा घटा के लिख देंगे। यानी कि इस फॉर्मूला को भी रटना नहीं है, केवल समझना है। क्या करना है, समझना। यानी परिमाप समझ में आ गया, सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाएगा। अर्धपरिमाप समझ में आ गया होगा, सभी भुजाओं का योग के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, अर्धपरिमाप आ जाएगा। क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा, यानी कि अंडर रूट में क्या करना, एस, फिर एस में से पहली भुजा, फिर एस में से दूसरी भुजा, फिर एस में से तीसरी भुजा माइनस कर देंगे। उसके बाद में इसका मान जो भी निकल के आएगा वही क्षेत्रफल कहलाएगा। अच्छा, अब आ जाइए समद्विबाहु त्रिभुज पर। समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वय मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती हैं, जैसे आप देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों समान हैं, तीसरी भुजा भिन्न होगी यानी अलग होगी, यही क्या कहलाएगा, आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगर मैं बात करूं समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप की, तो परिमाप आप अच्छी तरह से जान गए होंगे, यानी कि 2s से इंडिकेट किया जाता है और सभी भुजाओं का योग। यानी कि अगर बात करें तो a प्लस b और b, एक भी a एक भी a, तो कितनी हो गई ये 2b। ये क्या कहलाएगा, आपका परिमाप कहलाएगा। यानी समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, यानी कि आप ज्यादा चक्कर में ना पड़े, डायरेक्टली आप कह सकते हैं सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। अर्धपरिमाप की अगर हम बात करें तो अर्धपरिमाप जो होता है उसे आप एस से इंडिकेट करते हैं और a प्लस 2b, यानी कि जो भी परिमाप है उसके लिए 2 से भाग कर देते हैं। अगर समझ में आ गया होगा परिमाप भी अर्धपरिमाप भी। अब मैं बात करूं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल वही होगा आपका, देखो जो आपने इससे पहले पढ़ा था। अब देखिए ये कैसे होगा, आप कहेंगे यही वाला कैसे होगा, यही वाला होगा। देखिए s इंटू एस में से पहली भुजा घटा दो तो s माइनस a हो जाएगा, s में से दूसरी भुजा घटाओ तो s माइनस b हो जाएगा, s माइनस b हो जाएगा। अब मैं कहूँ तीसरी भुजा घटाओ तो ये भी s माइनस b आएगा। अब सोचने वाली बात ये है, s माइनस b का क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे आप तो ये वर्ग हो जाएगा, यानी कि s माइनस b का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों भुजाएं समान हैं तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये क्षेत्रफल हो गया। तो ध्यान रखिए, परिमाप अर्धपरिमाप क्षेत्रफल, परिमाप अर्धपरिमाप क्षेत्रफल आसानी से याद कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। यहाँ पर रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी कंडीशन पर आपके लिए रटना नहीं है। जब आप इसके लिए सब याद कर लेंगे, जब तैयार कर लेंगे, जब समझ लेंगे, उसके बाद में मैं आपके लिए क्वेश्चन कराऊंगा। इसी वजह से मैं सबसे पहले इन चीजों को क्लियर करा रहा हूं, ताकि आपके लिए क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार की संकट का सामना ना करना पड़े। आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएं और आसानी से क्वेश्चन को बना पाएं। और आसानी से क्वेश्चन, देखो रटने वाली चीज हमेशा याद नहीं रहती है। अगर आपने इसके लिए समझ लिया सही से, तो दावा के साथ कहता हूं जीवन भर कभी भुला नहीं पाएंगे, कभी भी इनके लिए भुला नहीं सकते हैं। अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते चलें। तो आइए बच्चों, बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो। जिसकी सभी भुजाएं समान होगी समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब देखिए, अगर मैं इसमें बात करूं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल होगा इसका √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अगर आप निकालना चाहें तो इसका क्षेत्रफल मैं बताऊं आपके लिए, निकाल भी सकते, सिद्ध भी कर सकते हैं। यानी कि जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना इसका क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जितना इसका आएगा उतना इसका आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। अगर बात करेंगे ऊंचाई को निकालने की, तो ऊंचाई को यहाँ से देखिए, ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, ये आपका कर्ण का काम करेगा।
पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आप यहाँ से मतलब ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए ऊंचाई क्या होती है, √3 बटे कितना 2 गुणा भुजा, यानी कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं। आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ऐसे ही ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा। अब देखिए परिमाप की बात करेंगे, सभी भुजाओं का योग कर देंगे, परिमाप निकल आएगा। आसानी से समझ में आया होगा, आसानी से इसे कर भी सकते हैं। तो आइए बच्चों बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज क्या होता है, अगर मैं बात करूं समकोण त्रिभुज की, देखिए समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है कि 90 अंश का जहां कोण बन रहा है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके क्षेत्रफल की, इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होगा यानी कि 1/2 गुणा 1/2 गुणा समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। समकोण देखिए एक भुजा ये, एक भुजा ये, यही तो दोनों भुजाएं बना रही है समकोण। तो x गुणा क्या हो जाएगा, x गुणा y। यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ पर कह सकते हो कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर यहाँ पर आपके लिए लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, ये कर्ण अगर आपसे पूछ ले तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और ये आपका वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा, इससे निकाल सकते हैं आप कर्ण के लिए, यानी इस दूरी के लिए निकाल सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं इसके क्षेत्रफल के लिए। आइए बच्चों अब बात करेंगे समांतर चतुर्भुज। अब आ जाएंगे चतुर्भुज में। चतुर्भुज में भी क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अगर मैं बात कर दूं समांतर चतुर्भुज की तो आपने ये भी पढ़ा होगा, आयत भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, आयत। आयत में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या हैं, समान है। सॉरी आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। इसमें L होता है, B होता है। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये तो पढ़ा है आपने। अब मैं बात कर दूं यहां से जो समानांतर चतुर्भुज है वो आयत से बना हुआ है। अगर मान लीजिए इसके लिए थोड़ा सा इस तरह से एक कोना ये, एक कोना ये, इस तरह से थोड़ा सा खींच देते हैं तो ये देख लीजिए यही आकृति बन जाती है, यही आकृति बन जाती है। समानांतर चतुर्भुज यही कहलाता है। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। अगर आप चाहें तो इसके लिए और इसके लिए सिद्ध करके भी देख सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। अब बात करेंगे जैसे कि आपका आयत का फॉर्मूला वही सेम आपका क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज का होता है। इसके परिमाप की बात करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा आपका, 2x प्लस वाई, x प्लस वाई, यानी कि 2l प्लस b, यानी कि x प्लस वाई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, आसानी से इसको भी याद कर सकते हैं। जिसके लिए आयत के फॉर्मूला के बारे में याद होगा, पता होगा, वो इसको भी याद कर सकता है। अब मैं बात करूं समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज क्या होता है, अगर समचतुर्भुज की अगर हम बात करें तो समचतुर्भुज देखिए जैसे वर्ग होता है हमारा, क्या होता है, वर्ग। वर्ग में जिस प्रकार सभी भुजाएं समान होती हैं उसी प्रकार समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अब देखिए इसके विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं।
अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूं, विकर्ण कैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनके समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो असमान होते हैं, समान नहीं होते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ लिख लेते हैं, क्षेत्रफल जो होगा इसका वो हो जाएगा आपका 1/2 और d1 गुणा d2, यानी कि पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, यानी कि 1/2 गुणा d1 गुणा d2, यानी कि पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। अगर हम बात करेंगे इसके परिमाप की अगर हम बात करेंगे तो बेटा ध्यान रखिए, आपने परिमाप क्या था, आपका परिमाप था, जैसे मान लो जैसे सभी भुजाओं का योग 1 2 3 4, चारों भुजाएं समान है तो क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका समानांतर चतुर्भुज क्लियर हुआ, यहाँ से आपका समचतुर्भुज क्लियर हुआ। ये बच्चों इन फॉर्मूलाओं के लिए थोड़ा समझ लेना सही से, अगर ये फॉर्मूला आपके क्लियर नहीं हुए तो सच बता रहा हूं कि आप क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, और ये बात भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने सोचा कि एक क्वेश्चन से क्या होने वाला, 2 से क्या होने वाला, छोड़ो इससे कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट कर लेते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे कब तक करेंगे आप और कितने क्वेश्चनों को ऐसे छोड़ेंगे आप, तो ध्यान दीजिए। अब बात करेंगे समलंब चतुर्भुज की। तो देखिए समलंब चतुर्भुज जो है हमारा, उसमें क्या होता है, ये भुजाएं जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं ये समानांतर होती हैं। समानांतर का मतलब जैसे रेल की पटरियां, यानी कि आपस में कहीं तक चली जाएं, आपस में कभी मिल नहीं सकती हैं। तो इसी तरह से ये दोनों भुजाएं आपस में कभी मिल नहीं सकती हैं, लेकिन ये भुजा कहीं ना कहीं जाकर के आपस में मिलेंगी जाके, यानी कि इस तरह से क्या हो जाएंगे, क्रॉस होंगी जाकर के। ध्यान रखना समलंब चतुर्भुज में ये कंडीशन होती है। तो देखिए क्षेत्रफल की अगर हम बात करें समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की, तो यहाँ पर क्या होता है 1/2 और समांतर भुजाओं का योग, 1/2 और समांतर भुजाओं का योग गुणा आपको ऊंचाई से कर देना है। क्या कर देना है, गुणा ऊंचाई से कर देना है, समांतर भुजाओं का योग करना है और 1/2 से भाग कर देना है। यही आपका क्या हो जाता है, ये आपके समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए बच्चों, मैं बात करूं, अगर यहाँ पर कल थोड़ा सा छूट गया था तो उसके बारे में मैं सोच रहा हूं अभी बता दूं। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो थोड़े बहुत 2-4 फॉर्मूला आपके बचे हुए हैं जो मैंने नहीं बताए हैं, उन फॉर्मूलाओं के लिए मैं क्लियर करा दूंगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन फॉर्मूलाओं के लिए थोड़ा अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। वीडियो देखते देखते गारंटी के साथ कहता हूं कि ये आपके लिए तैयार हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आराम से, तो स्क्रीनशॉट भी हो गया होगा। तो आइए बच्चों हम बात करेंगे। देखिए मैंने कल वीडियो दी थी, उसमें भी मैंने आपके लिए फॉर्मूला दिए थे, उनके लिए बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। इसमें भी मैंने आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो बच्चों मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपके सर पर है। ग्रुप डी वाले स्पेशल तौर पर सुने कि आप ऐसा ना करें कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं कल करेंगे, नेक्स्ट डे करते करते जीवन निकल जाएगा, कल कभी वापस नहीं आने वाला है। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत जितनी कर सकते हैं उतनी करिए। तो बच्चों हमारी वीडियो अगर आपके लिए बहुत ही सहायक है और आपको लग रहा है कि आपके साथ में मेहनत कर रहा हूं और आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है और इससे कुछ आपके लिए आपकी परेशानियों का कुछ समाधान मिला है, तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर करते रहें। और जो भाई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर जाकर के ऑल के लिए प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचता रहे। जय हिंद।